हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों का महासंग्राम में भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास हमने शुरू कर दिया है। आज हम भारतीय इतिहास के सेकंड वीडियो कर रहेंगे, जिसमें हम वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता को देखेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारे इतिहास की, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसको देख लेना। देखो दोस्तों, मैंने एक यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मैं जो इतिहास की क्लास है वो पीडीएफ से कराऊं या फिर वाइट बोर्ड पर। तो बहुत बच्चों का, ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि पीडीएफ से कराऊं, और मेरा भी यही मानना था कि मैं पीडीएफ से कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहास का कंटेंट जो है, भारत का इतिहास का कंटेंट ज़्यादा है और समय कम है। अगर हम पुलिस कांस्टेबल के लिहाज से बात करें तो समय कम है। तो कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पीडीएफ का सहारा लेने की कोशिश कर रखी है। और इस क्लास से आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक 20 क्लास नहीं देखी तो 20 क्लास तक आप लोग देख लेना, जिसमें मैंने भूगोल को कंप्लीट करा रखा है। भूगोल हो गया, और इंडियन पॉलिटी भी हमने कंप्लीट करा रखी है। भूगोल भी कंप्लीट, 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं इसी 45 दिनों के महासंग्राम में। विविध वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम इतिहास को कंप्लीट करेंगे कुछ दिनों में। 10-12 क्लास इसमें आएंगी, तो तब तक आप इस पर बने रहना, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, रिवीजन करना। एक बात ज़रूरी मैं यही कहूँगा, जितनी भी क्लासेस आपने अभी तक देख ली हैं उनको डे बाय डे रिवीजन करते रहा करो। अब आपके पास समय कम है, तो जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी तलवार की धार तेज होगी। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, चलिए। इसके अलावा आप यहाँ पर बिनसर ईयर बुक वाली सीरीज़ देख सकते हैं। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें आपको करंट अफेयर भी साथ में देखने को मिल रही है और उत्तराखंड के टॉपिक भी देखने को मिलते हैं। तो ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। करंट अफेयर तो देखनी है, आप लोगों के एग्जाम में करंट अफेयर भी पूछता है यूकेपीएससी। इसके अलावा आप यहाँ पर से देख सकते हैं हिंदी की क्लास, जो कि आपके लिए बहुत कामगर सिद्ध होगी, क्योंकि हिंदी बेसिक से यहाँ पर कराई जा रही है, डिटेल में कराई जा रही है, हर एक टॉपिक को कराया जा रहा है। कोई भी टॉपिक है जो कि स्किप नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना, यहाँ से भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। उत्तराखंड के पर्यटन वाली क्लास देख सकते हैं आप। कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं, तो कंप्यूटर की क्लास मैंने करा रखी है, ये देखना आप। रीजनिंग, बहुत से बच्चों की रीजनिंग कमज़ोर होती है भाई, आप लोग देख लेना, बहुत बेसिक से मैंने रीजनिंग कराई है, तो आप लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसके अलावा पेपर हल भी मैंने करा रखे हैं, विश्व का इतिहास करा रखा है। अब ये सारी वीडियो को देखना। हिंदी के लिए मैं, देखो हिंदी साहित्य के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से एक छोटी वीडियो में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में हिंदी साहित्य के एक कवि को मैं बताता हूँ, उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को बताता हूँ। डीप में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड या 1 मिनट में किसी कवि को परिचय कराना इतना 1 मिनट में नहीं हो पाता। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है इस पर। तो आप लोग इनको भी ज़रूर देखना, 30 सेकेंड में आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, वैदिक सभ्यता को अगर आज हम बात करें तो चलिए जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में बात। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, यहाँ पर अलग अलग मत हैं, जैसे कि कोई भूकंप के कारण कहता है, भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था, पतन हुआ था। बहुत से लोग जो इतिहासकार हैं वो जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण मानते हैं। बाढ़ आना भी एक महत्वपूर्ण कारण इसमें माना जाता है। तो बहुत से कारण हैं इसके, कोई एक कारण सटीक नहीं बैठता है, तो इसलिए हमारे एग्जाम में अगर प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है तो, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। फिर अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता का, तो वैदिक सभ्यता का मतलब, वैदिक का मतलब क्या होता है। देखो, वैदिक जो शब्द है वो विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। ज्ञान या फिर जानना। वैदिक सभ्यता में हम इसको 2 कालक्रम में विभाजित करते हैं। एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का अगर आपसे कालक्रम पूछा जाएगा तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपके आ गए उत्तर वैदिक काल। अब हम इनको डिटेल में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में अगर हम आए तो इसको देखो, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता कहलाती है। तो यहाँ पर जो मूल निवासी थे ऋग्वैदिक काल में, जो मूल निवासी थे वो कौन थे, आर्य लोग थे।
अब ये आर्य लोग कहाँ से आए थे? क्या ये भारत के निवासी थे या फिर विदेश के निवासी थे, विदेशों से यहाँ पर आए थे? तो इसमें भी मतभेद है कि बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि जो आर्य हैं वो भारत के ही निवासी थे, और बहुत से जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बाहर के निवासी थे। लेकिन एक जो सटीक मत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैक्स मूलर का मत पूछा जाता है। मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार जो आर्य हैं उनका मूल निवास मध्य एशिया का बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी किस इतिहासकार ने क्या कहा ये हमारा मेंस का टॉपिक बन जाता है और वो ज़्यादा डिटेल बन जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। अब ये जो आर्य लोग रहते थे, इनका ये जो आर्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन, या फिर कुलीन, या फिर महान। तो आपको इस टाइप के शब्द जब मिलेंगे तो आप इसको टिक कर लेना। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। देखो, हमने बात की थी कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमको उसके स्रोत में जाना पड़ता है कि इस इतिहास की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों ही यहाँ से मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत में देखो कौन कौन से हैं, और फिर हम ऐतिहासिक स्रोत भी देखेंगे, साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो एक तो हमको मिलता है यहाँ से अभिलेख, और दूसरा मिलता है मृदभांड। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो तुर्की से एक अभिलेख मिला है जिसको हम बोलते हैं बोगज गोई का अभिलेख, या फिर एशिया माइनर का अभिलेख भी इसको कहा जाता है। आपके एग्जाम में डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम है। अगर आपको डिटेल में इसको बताना होता मेरे को, अगर आप किसी और एग्ज़ाम हाई लेवल के कर रहे होते तो शायद वहाँ पर ये फिर क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता, लेकिन ग्रुप सी लेवल में हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी की, तो वहाँ पर यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। कस्सी का अभिलेख भी इसके महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जो कि ईरान। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोग थे, आर्य लोग थे, वो तुर्की या फिर ईरान में भी निवास करते होंगे, इनकी कोई शाखा होगी जो कि वो यहाँ पर भी स्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, मृदभांड की अगर हम बात करें, इनके जो मृदभांड होते थे ऋग्वैदिक काल में गेरु वर्णी होते थे। गेरु जो गेरुआ रंग होता है उसके आकार, उस कलर के इनके मृदभांड हुआ करते थे। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें बाद में, तो इनके जो मृदभांड हैं वो चित्रित धूसर मृदभांड होंगे। ठीक है दोस्तों, ये इनके जानकारी है जो कि हमको मिलती है। ये थे आपके जो जिनको लिखा नहीं गया है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करेंगे जिनको लिखित रूप में हमको साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से हमको लिखित रूप में प्रमाण मिलता है, और वो हैं साहित्यिक स्रोत में आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला है वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद आप लोगों ने पढ़े होंगे, पढ़े नहीं हैं तो आज पढ़ लोगे। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो पहले के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो सामग्री है, इनके अंदर जो लिखा गया है वो एक जैसा है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। लेकिन अथर्ववेद की जो सामग्री है वो डिफरेंट है इन तीनों से। इसी कारण जो अथर्ववेद है उसको वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं या फिर कौन सा वेद शामिल नहीं है। तो आई होप आप इसके बाद इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ये देखो, जो वेद हैं ये हमारे ऋग्वेद के समय के हैं। ऋग्वेदिक जो जानकारी मिलती है वो हमको वेदों से मिलती है। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों से जानकारी मिलती है। आरण्यक का मतलब होता है जंगलों में रहकर जो शिक्षा दी जाती थी। आप लोग देखते होंगे प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहकर अपनी शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो वही जो जानकारी है पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को होती गई और वो आरण्यक कहलाए। उपनिषद का मतलब होता है समीप में बैठकर। उप मतलब समीप और निषद मतलब बैठना। तो समीप में बैठकर यानी कि एक ऋषि हैं वो किसी को अपने आसपास बैठाल के, जैसे कि ट्यूशन बच्चे पढ़ते हैं, वैसे ही जो ज्ञान लिखा गया उनको हम कहते हैं उपनिषद।
अब देखो यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदों से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वेदों का अगर हम बात करें तो इनको संकलन करता आपसे पूछ लिया जाता है। तो महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास का नाम आपने याद करना है, जिनको वेदों का संकलन करता कहा जाता है। अब हम एक एक वेद की बात करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पहला निर्मित किया गया वेद है। ऋग्वेद काल की ये जानकारी देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके जो संकलन करता हैं वो वेद व्यास जी हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना जाता है इनको। अब ये जो ऋग्वेद है, इसको पढ़ने वाले, जो इसको पढ़ेगा उनको क्या कहा जाता है? उनको होत्र कहा जाता है। उनको पढ़ने वाला, उनके जो अध्येता हैं उनको होत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आया है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ये जो ऋग्वेद है इसमें क्या सामग्री है इसकी, जैसे कि देवताओं की स्तुति है, प्रार्थनाएं हैं, ये सारी सामग्री हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ये सारी चीज़ें। अब देखो ऋग्वेद में किस प्रकार से है, ऋग्वेद में मतलब जो ये ऋग्वेद की किताब है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 मंडल हैं, इसमें 8 अष्टक हैं। सूक्त की अगर हम बात करें 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,580 इसमें मंत्र हैं। आपसे इतना क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ मंडल से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम मंडलों को देखेंगे। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद को साकल, बालखिल्य और वास्कल 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान में रखनी है। अब देखो, मैंने कहा आपसे मंडल से क्वेश्चन पूछता है, तो टोटल 10 मंडल हैं। 10 के 10 मंडलों में से कौन सा मंडल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अब पहला मंडल जो कि बाद में जोड़ा गया, ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मंडल है जो बाद में जोड़ा गया। तो ये है प्रथम मंडल। जो दूसरा मंडल है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते। तीसरे मंडल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इनके जो पुरोहित थे उनका नाम है, तीसरे मंडल का पुरोहित के नाम था विश्वामित्र। यहाँ पर जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र आपसे महत्वपूर्ण स्टार मार्क कर लो, इसको इम्पोर्टेंट लिख सकते हो आप अपने नोट्स में कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार। तो ये तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। अगर हम चौथे मंडल की बात करें, पांचवें मंडल की बात करें, कोई जानकारी हमको मिलती तो है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सातवें मंडल से बन जाते हैं। तो सातवें मंडल के जो पुरोहित हैं उनका नाम है वशिष्ठ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है। तो 10 राग जो युद्ध है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और किन किन के मध्य? सुदास थे और 10 राजाओं के बीच। ये जो 10 राजा थे इसमें से 5 जो थे वो आर्य थे। जो 5 थे वो आर्य थे और 5 जो थे अनार्य थे। 5 जो थे वो अनार्य थे। तो इस प्रकार ये 10 राजा थे और 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सुदास से इनका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में सुदास की विजयी हुई थी और ये 10 राजा जो हैं वो हारे थे। अगला मंडल 8वां मंडल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हस्तलिखित मंडल कहा जाता है या फिर इसको खिल कहा जाता है। खिल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको याद कर लेना। अष्टमंडल जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल सोम देवताओं को समर्पित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मंडलों से। जो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ आप लोगों को इन्हीं को याद करना है, ठीक है दोस्तों। अब 10वें मंडल की अगर हम बात करें तो ये सबसे नवीन मंडल है। जो पहला मंडल है वो भी बाद में जोड़ा गया है और 10वां मंडल भी बाद में जोड़ा गया है। लेकिन सबसे नवीन मंडल की अगर हम बात करेंगे, सबसे नया मंडल वो है 10वां मंडल। इस 10वें मंडल में 3 सूक्तों के बारे में बात की गई है। एक है पुरुष सूक्त, एक है नदी सूक्त और तीसरा है विवाह सूत्र। विवाह सूक्त तीसरा सूक्त है। अब ये जो पुरुष सूक्त है इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बात कही गई है। 4 वर्ण कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ये जो 4 वर्ण हैं इनके उत्पत्ति के बारे में बात की गई है पुरुष सूक्त में। अगर हम नदी सूक्त की बात करेंगे तो इसमें सप्त सैंधव वाले प्रदेशों की बात की गई है। इसको अभी हम देखेंगे बाद में, जब थोड़ा सा और आगे को हम बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो इतनी जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि गद्य और पद्य में लिखित वेद कौन सा है, तो गद्य और पद्य दोनों में लिखित वेद है यजुर्वेद। इस यजुर्वेद में कर्म कांडों के बारे में जानकारी है, बलिदान का वर्णन इसमें है। इस टाइप की जो सामग्री है वो हमको यजुर्वेद में मिलती है। जो यजुर्वेद है उसको पाठन करता, उसका जो अध्येता है उसको अथर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वणीय। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, तो आप लोग इनको याद करने की कोशिश करना। अब हम चलते हैं सामवेद। सामवेद देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। साम से आप याद कर सकते हैं, सौ से सामवेद, सौ से संगीत, तो संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इस सामवेद में संगीत और गायन की चर्चा की गई है। इसके कितने भाग हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो 3 भाग हैं। कौन कौन से? कौथुम, राणायणी और जैमिनीय। और इसके पाठकर्ता को, इसके अध्येता को क्या कहा जाता है? उद्रात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्रात्र कहा जाता है। ये भी आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो आप लोग इनको इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। मैं जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर दूंगा वो सारी इंपॉर्टेंट ही चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम पे करा रहा हूँ हिस्ट्री, मैं कोई डिटेल में तो करा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको वही चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछी गई है और जिसकी आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो आप लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि यार मैं एक टॉपिक पढ़ लेता हूँ, सामवेद पढ़ लिया, अथर्ववेद नहीं पढ़ा। आपको मैं जितना दे रहा हूँ उतना आपको सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, आप लोग देखना। और अगर आपको समझ में आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, अपने सगे संबंधियों को, जितने भी आप लोग तैयार कर रहे हैं, और ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा। तो डेफिनेटली और लोगों को भी पहुंचाने की कोशिश करें, लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे। और एक जो फ्री एजुकेशन है उसका लाभ हर किसी को मिले, वरना तो आजकल आप लोग देखते ही हैं कि कोचिंग में कितनी ज़्यादा फीसें ली जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, अथर्ववेद देखो, ये जो है प्राचीनतम वेद है, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? इसमें औषधि का वर्णन किया गया है। इसमें जादू टोना, भूत पिशाच, जो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में इसमें कृषि की उन्नति के बारे में भी जानकारी मिलती है। कृषि को हम किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से कीटनाशकों को यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी बातें हमको अथर्ववेद में मिलती हैं। तो औषधि के बारे में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि औषधि की जानकारी हमको किस अथर्ववेद में मिलती है, तो यह है, हम किस वेद में मिलती है, तो यह है अथर्ववेद। इसके पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। देखो, अथर्ववेद में एक चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ये सभा और समिति क्या होती है, इसको अभी हम विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रख लेना है फिलहाल के लिए कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे इसी क्लास में। अब धीरे धीरे करके हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम और समझेंगे। अगर हम बात करें उपनिषद की, उपनिषद मतलब होता है समीप बैठकर जो ज्ञान मिलता है उसको जो लिखा गया है उसको हम कहते हैं उपनिषद। उत्तर वैदिक काल की इससे जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से तो मिलती है ऋग्वेदिक काल की जानकारी है, उसी के नाम पर ऋग्वेद भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे उपनिषद की तो ये आ जाएगा उत्तर वैदिक काल की जानकारी देने वाला। कुल कितनी संख्या है इनकी? 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद माना जाता है। आपको कुछ उपनिषद के नाम याद होने चाहिए, जैसे कि मुंडोकनिषद है। तो इसमें क्या कहा गया है? सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है वो मुंडोकनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 4 आश्रमों का वर्णन,
तो ये है जाबालोपनिषद। क्या है? जाबालोपनिषद। 4 आश्रमों का, जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ये वाले आश्रम, ठीक है। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो जाबालो से मिलती है। अगर हम बात करें अब पुराणों की, पुराण देखो, इसके रचयिता आपसे पूछ लिया जाता है, लोमहर्ष ऋषि हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये 2 व्यक्ति हैं, लोमहर्ष ऋषि और उन्हीं के पुत्र हैं उग्रश्रवा। इनको पुराणों के रचयिता माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये है 18 पुराण हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जो सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे पहला पुराण है, वो कौन सा है? तो ये है मत्स्य पुराण। ये जो पुराण है ना, इसमें कहानियाँ मिलती हैं हमको, जैसे कि कोई राजा है, उसकी वंशावलियों के बारे में हमको मिल जाएगा और उनकी कहानियों के बारे में हमको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको पुराणों में मिलती है। तो ये उत्तर वैदिक काल के बाद के वो हैं, साहित्य है पुराण जो है उत्तर वैदिक काल के बाद का है, जिसमें हम देखते हैं जैसे मौर्य वंश हो गया, सातवाहन हो गया, गुप्त वंश। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमको पुराणों से मिलती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो यह है मौर्य वंश। अगर हम बात करेंगे मत्स्य पुराण में, तो यह है आंध्र के सातवाहन वंश। हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे सातवाहनों के बारे में, तो ये सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश के बारे में जानकारी वायु पुराण से मिलती है और कृषि के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो अग्नि पुराण से मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतनी बातों को ध्यान में रखना और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि अब 20 मिनट हो चुके हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। मैं एक ही चीज़ ये कहूँगा आप लोगों से कि रिवीजन करते रहना यार, रिवीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे सिलेक्शन लिस्ट में नाम लाने की आपका नाम आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। और आप लोग पॉलिटी वगैरह देख रहे हो ना यार, पीछे की वीडियो जल्दी से देख लिया करो, क्योंकि पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ ले जाते हैं, भूगोल से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखना। इसके अलावा हिंदी भी आप देख सकते हैं, हिंदी की क्लास भी डिटेल में कराई जा रही है, तो वहाँ से भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। देखो, अब हम बात करेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में। देखो, कल हमने बात कही थी सिंधु घाटी सभ्यता में कि किसी भी समाज को, किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमको उसका समाज देखना पड़ता है। वहाँ पर राजनीतिक जीवन किस प्रकार का है, वहाँ का आर्थिक जीवन किस प्रकार का है, वहाँ पर व्यापार वाणिज्य किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तब हम किसी इतिहास को, किसी वंश के इतिहास को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के इतिहास को हम एक साथ में लेके पढ़ेंगे, दोनों में कंपैरिजन देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं जो कि समय के साथ परिवर्तन हो रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में कैसा समाज था और उत्तर वैदिक काल में कैसा समाज हो गया, धीरे धीरे करके समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार से लोगों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। और आज जो हम यहाँ पर विश्व की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये किस प्रकार से इसका क्रम रहा होगा, शुरुआत में इसका कैसा था अर्थव्यवस्था भारत की। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम किसी भी इतिहास को बात करें, किसी भी वंश के इतिहास के बारे में बात करें या किसी भी काल के बारे में बात करें, तो हमको उसका पहले भूगोल जान लेना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित था। तो ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है, इसका भूगोल, ये जो भूगोल है इसका विस्तार कहाँ पर मिलता है, तो ये हमको मिलता है सप्त सैंधव प्रदेश में। कहाँ पर मिलता है? सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? ये सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों का प्रदेश। जहाँ पर 7 नदियाँ आके मिलेंगी उसको हम कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहेंगे। अब ये नदियाँ कौन कौन सी होंगी? देखो, सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। अरे भाई, ये 7 नदियां हमने पढ़ी हैं भारत के भूगोल में। जब हम भारत का भूगोल 1 घंटा 5 मिनट की जो वीडियो है उसमें मैंने सिंधु नदी तंत्र बताया था ना आपको। सिंधु नदी तंत्र ही है ये। सिंधु नदी तंत्र आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो आपको याद आ गया होगा कि भारत का जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इस का विस्तार हमको देखने को मिलता है।
सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आपका बन जाएगा, नदियों से। नदियों से इनके संस्कृत में नाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उस समय संस्कृत भाषा थी। उस समय क्या थी? संस्कृत भाषा थी। आज तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय संस्कृत भाषा थी, और जो वेद हैं उनका संकलन भी संस्कृत भाषा में ही है। तो नदियों के नाम भी तो संस्कृत में होंगे फिर उस समय। तो कौन कौन से संस्कृत में नाम हैं जो कि आपको याद करने हैं? देखो, सबसे पहले सिंधु का तो सिंधु है, कोई याद नहीं करना है इसमें। सरस्वती को सरस्वती ही बोलते हैं संस्कृत में। सतलज को आपने सतुद्री नाम याद करना है, सतुद्री, सतलज से सतुद्री। और व्यास को आपने विपाशा नाम याद करना है, विपाशा बसु जो एक्ट्रेस है आप उसको याद कर सकते हैं। विपाशा नदी का नाम है जो कि संस्कृत में है। कौन सी नदी का नाम है? व्यास नदी का। इसी प्रकार रावी नदी का जो नाम था संस्कृत में वह है परुष्णी। झेलम का वितस्ता और चिनाब का अस्कनी नाम। तो आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। अब हम उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें, ये उत्तर वैदिक काल देखो, पहले जो था सप्त सैंधव प्रदेश में हमारा ऋग्वैदिक काल के लोग, आर्य लोग रहते थे। ये लोग धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगे। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा भारत का मैप है ऊपर का, इस तरीके से अगर मैं देखूं, ये पश्चिम उत्तर भारत है। यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश हो गया, ये सप्त 7 नदियाँ इस प्रकार से मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर का, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के लोग रहे हैं। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो लोग भी इसी के आसपास में रहते थे। कहीं ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में भी वो लोग बसते थे। ये ऋग्वैदिक काल के लोग भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी है, और ये आपके सप्त सैंधव वाला प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं, भारत के मध्य भारत की ओर आ रहे हैं, जहाँ पर भूमि उपजाऊ है। यहाँ पर आप देख लो पहाड़ हैं, पर्वत हैं। इन पर्वतों पर आपको कहीं पर कृषि देखने को मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जब इंसान अपना विकास करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अपना भूभाग भी तो बदलेगा। जैसे आज हम लोग पलायन कर रहे हैं उत्तराखंड से, पहाड़ों से पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं? अब पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, तराई भाबर की ओर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको मिलेगी गंगा नदी। गंगा नदी मिलेगी जो कि उपजाऊ वाला क्षेत्र है। जब उपजाऊ वाले क्षेत्र में ये आएंगे तो कृषि का क्या करेंगे? ये लोग विकास करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे दोस्तों। तो इसलिए जो उत्तर वैदिक काल है वो धीरे धीरे कहाँ आने लगे? नीचे की ओर आने लगे। अब ये गंगा नदी देखो, गंगा नदी कहाँ है? ये इस प्रकार उत्तराखंड से ये हम बिहार की ओर चले जाते हैं, बिहार से पश्चिम बंगाल, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये क्या आने लगे? उत्तर वैदिक काल में लोग बसने लगे, गंगा यमुना वाले दोआब के क्षेत्र में। फिर गंडक नदी भी मैंने लिखा है, देखो बिहार वाले क्षेत्र में गंडक नदी आपको मिलती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका जो ऋग्वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल में इनका भूगोल किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करो। क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी इनको? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनको कृषि का विकास करना था, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मध्य देश इसका विस्तार है, मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश, जिसको गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। और गंडक नदी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संस्कृत में नाम क्या है इसका? तो सदा नीरा नाम है गंडक नदी का, जो कि बिहार में बहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका भूगोल पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक जीवन। यहाँ के जो राजनीति है, जैसे आज हम भारत के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक सरकार है जो कि भारत का शासन करती है, भारत को संचालित करती है, भारत का प्रतिनिधित्व करती है विदेशों में। इस प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या व्यवस्था रही होगी राजनीति की। अगर हम पहले हम ऋग्वैदिक काल में जाते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जब हम शुरुआत करते हैं भारत की, तो इस समय लोग यहाँ पर जो थे वो कबीलाई लोग थे। कबीलाई लोग मतलब कुछ कबीलों में रहते थे। तो कुछ कबीलों के नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 5 कबीले हैं, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रहयु। ये 5 कबीले जो थे वो एक बड़े बड़े कबीले थे, बाकी छोटे छोटे और कबीले हो सकते हैं, लेकिन 5 कबीलों की जानकारी है जो कि ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पर जो समाज है वो किस प्रकार से बटा है।
मतलब समाज की इकाइयाँ किस प्रकार से। अगर हम आज भारत के बारे में बात करें, इसको कनेक्ट करो आप भारत से, अभी वर्तमान से, तो भारत सबसे पहले क्या है, केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, पहले सबसे ऊपर क्या है, केंद्र है। केंद्र के बाद क्या आ गया, राज्य आ गया। केंद्र के बाद 28 राज्य आ गए। 28 राज्यों के बाद हर किसी राज्य में जिले आ गए, छोटे छोटे जिले हो गए। जैसे उत्तराखंड के बारे में बात करें, जिलों के बाद क्या आ गया, तहसील आ गई। तहसील के बाद क्या आ गई, ब्लॉक आ गई। ब्लॉक के बाद क्या आ गई, ग्राम आ गई, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद क्या आ गया, परिवार आ गया। परिवार के बाद परिवार, तो परिवार जो है आज वर्तमान की सबसे छोटी इकाई है। हमारे समाज की वर्तमान में जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। देखो, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई है उसको जन कहा गया, जन कहा गया। उससे छोटी इकाई विष कहलाई, उससे छोटी इकाई ग्राम कहलाई, और उससे सबसे छोटी इकाई ग्रह, कुल या फिर परिवार कहलाई। अब इनके मुखिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे जो कुल है या फिर घर है, परिवार है, इसके मुखिया को क्या कहते हैं। जैसे हमारे घर के मुखिया होते हैं वो पिताजी या फिर दादाजी होते हैं, तो वैसे ही यहाँ के जो मुखिया होते हैं एक कुल के, एक परिवार के, उनको कहा जाता है गृहपति। क्या कहा जाता है, गृहपति। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसी प्रकार आपसे जन का पूछ लिया जाता है, जो कि सबसे बड़ी इकाई है। आज हमारे जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, केंद्र है। उस समय क्या थी, जन थी। इसके जो मुखिया हैं उसको क्या कहा गया, राजन या फिर गोपति। गोपति क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में गाय जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। और ये जो राजा होता था, जो जन होता था, राजन होता था, इसका काम क्या था, गाय की रक्षा करता। इसका काम था गाय की रक्षा करना और अपने जो लोग हैं उनकी रक्षा करना, जो कबीले बटे हैं इनकी रक्षा करना। तो इसलिए गोपति भी इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोपति भी इनको कहा जाता है। अब देखो, अब हम बात करें अगर यहाँ पर, जैसे आज हम भारत की ही बात करें तो भारत का संचालन केंद्र करती है। और केंद्र में किस प्रकार से करती है संचालन, एक तो है लोकसभा के माध्यम से, एक है राज्यसभा के माध्यम से। यहीं पर तो संसद में हमारे नीति निर्माण होते हैं। संसद में जब सरकार बैठेगी वहाँ पर काम होंगे, जब क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं का वहाँ पर समाधान होगा तभी तो देश चलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो समितियाँ हुआ करती थी उनमें से जो प्रमुख थी, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। ये भी वर्तमान की लोकसभा और राज्यसभा की तरह काम करते थे। जो सभा होती थी उसमें जो ये जो राजन लोग हैं वो श्रेष्ठ लोग वो शामिल होते थे। लेकिन अगर समिति की बात करें तो इसमें आम जनता शामिल होती थी। आम जनता की ये सभा थी समिति। तो आम जनता भी अपने विचारों को रख सकती थी और इस प्रकार से जो है इनका संचालन किया जाता था। एक अन्य भी है विदत। विदत एक अन्य प्रकार की समिति है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एक और समिति थी जिसको गढ़ कहा जाता था, वो भी है, लेकिन आपको सभा और समिति ही से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये विदत आपसे पूछ लिया जाता है तो यह है ऋग्वैदिक काल की संस्था। उत्तर वैदिक काल में आते हैं। उत्तर वैदिक काल में देखो अब धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। जो लोग कबीले में रहते थे, आज अभी जो ये राजा है वो क्या है, अपना गायों की रक्षा करता है और गायों के लिए युद्ध करता है। लेकिन अब जब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो ये एक क्षेत्र विस्तार की बात करेगा, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए ये क्या करेगा, युद्ध करेगा और अपना क्षेत्र विस्तार करेगा। अब देखो इसने अपना क्षेत्र विस्तार कर दिया। जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जन तक सबसे बड़ी इकाई जन थी, वहाँ पर अब जो बड़ी इकाई बन गई है वो जनपद बन गई है। बहुत सारे जन आपस में जब मिलेंगे, बहुत सारे जनों का जब समूह होगा तो उसी को जनपद कहा गया, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इकाई है। और इसके मुखिया को राजा कहा गया। तो राजा शब्द का पहली बार प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होता है। अभी तक जो यहाँ का जो मुखिया है उसको राजन कहा गया है। राजन का मतलब है जो क्षेत्र के कबीले हैं उनकी रक्षा करना। अब यहाँ पर जो राजा है वो क्या करेगा, क्षेत्र विस्तार करेगा अपना। फिर उसके बाद जन हो गया, विष हो गया, ग्राम और कुल। बाकी जो इकाइयाँ हैं वो वैसी ही हैं जैसे कि ऋग्वैदिक काल में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर एक जनपद बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, समितियों की अगर हम बात करें तो सभा और समिति दो प्रकार की यहाँ पर समितियाँ थी।
अभी हम जो अथर्ववेद में बात कर रहे थे कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ये उत्तर वैदिक काल में कहा गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा सभा और समिति क्या है। सभा और समिति वर्तमान संसद की भांति कार्य कर रही है इनके लिए। देखो अब धीरे धीरे करके जब राजा अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, राजा अब अपनी भूमिका बढ़ा रहा है, तो ये अपने सैनिकों को भी रखेगा, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लोगों को अपने पास अधिकारियों को रखेगा। तो इसने अपनी मदद के लिए कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की और उन पदाधिकारियों को रत्नीन कहा गया। क्या कहा गया? रत्नीन कहा गया। और इनकी जो संख्या थी वो 12 थी। इनकी जो संख्या थी 12 थी। तो आप लोगों से इतने डिटेल में नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने इनको बताने की कोशिश नहीं की है। अदरवाइज मैं आपको इन 12 के 12 रत्न उनके नाम भी बताता, जैसे कि रथकार हो गया वगैरह वगैरह हैं इसमें। अब हम इनके समाज के बारे में बात करते हैं कि इनका समाज कैसा था। जैसा कि आज है हमारा पुरुष प्रधान समाज, आज भी वर्तमान में ये प्रचलित है, और उस समय भी पुरुष सत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान नहीं। पुरुष प्रधान अलग चीज़ होती है कि पुरुष ही प्रधान है, ऐसा नहीं। उस समय पुरुष सत्तात्मक है, लेकिन उस समय महिलाओं की स्थिति जो है वो सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलती है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, उनके साथ कोई कुप्रथाएं वहाँ पर व्याप्त नहीं है। कब? ऋग्वैदिक काल में। उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो सभा और समिति है उनमें भी ये भाग ले सकती हैं महिलाएं। तो इनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ऋग्वैदिक काल में। लेकिन आप अगर देखोगे उत्तर वैदिक काल में, तो स्त्री की दशा में थोड़ी कमी होने लगी है। जो स्त्री की दशा है वो थोड़ी गिरावट इनमें आने लगी है। ये जानकारी हमको मैत्रेयणी संहिता में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्त्रियों की एक गिरावट को दर्ज कर रहा है ये चीज़ें। तो उत्तर वैदिक काल में जब हमारा समाज आता है तो उसमें धीरे धीरे करके कुरीतियाँ अपना जन्म लेने लगती हैं और महिलाओं की स्थिति बदलने लगती है। अब अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो अभी हमने वर्णों की बात की कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बात कर रखी है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो ऋग्वैदिक काल है इसमें कर्म मूलक थी, काम के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो उसको ब्राह्मण धर्म में वहाँ पर ब्राह्मण में शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं तो यहाँ पर जन्म मूलक ये व्यवस्था बन गई है। अब ब्राह्मण का जो संतान है वो ब्राह्मण होगी, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, शूद्र का शूद्र होगा, वैश्य का वैश्य होगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। अगर हम अब बात करें धीरे धीरे करके धार्मिक जीवन के इनकी बात करते हैं कि इसमें धर्म का किस प्रकार से इनका विकास था। वहाँ पर देखो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कबीले वाले लोग रहते हैं। तो उनकी जो व्यवस्था थी, जो खान पान था, वो भरण पोषण वाली व्यवस्था थी। कैसी थी? भरण पोषण, यानी कि सुबह अगर उठने के बाद कुछ काम कर लिया और शाम को 2 रोटी मिल गई, वही उनकी अर्थव्यवस्था थी। तो इसलिए ये जो ज़्यादातर धार्मिक थे वो प्रकृति के प्रति थे, प्रकृति को ही पूजा करते थे, प्रकृति की ही पूजा करते थे, नदी की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे ये। तो इनके जो देवता होते थे वो भी इसी प्रकार के देवता होते थे। जैसे अगर हम बात करेंगे गाय के लिए ये युद्ध करते थे, तो युद्ध का देवता इन्होंने इंद्र को मान लिया। युद्ध का देवता किन को मान लिया? इंद्र को मान लिया। अगर इनके थोड़ी कृषि करते थे, अगर कृषि में यहाँ पर वर्षा नहीं होगी तो वर्षा को बुलाने के लिए तो इंद्र का प्रयोग करते थे, इसलिए वर्षा का देवता इन्होंने इंद्र को माना। अगर हम दूसरे, ये जो इंद्र हैं ये यहाँ के सबसे प्रमुख देवता मानेंगे। कौन मानेंगे? इंद्र हैं सबसे प्रमुख देवता। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंद्र देवता से कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, तो ये हैं इंद्र देवता। दूसरे प्रमुख देवता की अगर हम बात करेंगे तो अग्नि देवता हैं। तो अग्नि देवता जो है वो क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे, किसमें? एक आम जनता और देवताओं में। कैसे?
अब जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो अग्नि में विसर्जन करते हैं। तो ऐसी मान्यता थी कि अग्नि से जो भी हमारा संबंध है, हमारे जो मंत्र हैं, हम जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो हम जो चाह रहे हैं, तो वो हमारा कनेक्शन कहाँ कर रही है, सीधे अग्नि देवता को कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले देवता कह सकते हैं। इस प्रकार है तीसरे प्रमुख देवता वरुण देवता। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल में आए तो यहाँ पर देवताओं की स्थिति में भी परिवर्तन हो चुका है। जहाँ पर इंद्र और अग्नि वरुण प्रमुख देवता हुआ करते थे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो है वो सबसे प्रमुख देवता बन गया। अब यहाँ पर पहले प्रकृति पूजा होती थी, जहाँ पर हम प्रकृति की पूजा करते थे, वहीं लोग अब क्या करने लग गए, यज्ञ कर्म कांड करने लग गए, यज्ञ कर्म कांड ये करने लग गए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन देख सकते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था की ओर आते हैं, क्योंकि हर एक समाज की रीढ़ होती है अर्थव्यवस्था। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो पशुपालन है इनका प्रमुख पेशा। पशुपालन, गाय जो है वो सबसे प्रमुख इनकी यहाँ पर जानवर है। तो गाय को इन्होंने अघन्या कहा है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या मतलब जिसको मारा न जाए, न मारे जाने योग्य। तो इन्होंने इतना बड़ा इसको दर्जा दे रखा है गाय को कि इसको अघन्या शब्द इन्होंने कहा। ठीक है दोस्तों, गाय ही है जो कि संपत्ति का द्योतक थी। जिसके पास जितनी गाय होगी वो उतना अमीर होगा। इसका मतलब क्या है कि गाय जो है वो संपत्ति का द्योतक है। और लड़ाई भी इन लोगों की जो है वो गाय के लिए ही होती थी। कभी कोई किसी की गाय चुरा के ले जाएगा, अगर चारावाह में जंगल अगर गाय को छोड़ने चले गए और शाम को वापस नहीं आई तो उसको, उनकी गायों को कोई दूसरा और ले जाता था। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गायों के लिए युद्ध करते थे अपने। तो मैंने कहा ना कि अभी जो यहाँ का जो राजा है वो गायों की रक्षा करेगा, यानी कि ये जो गायों की चोरी हो रही है इनको रोकने का काम करेगा। ये कब की बात हो रही है, ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आर्थिक जीवन है, प्रमुख जो पेशा है वो पशुपालन का है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कृषि, कृषि जो है वो दूसरे नंबर की यहाँ पर क्या है, पेशा है। आप कैसे याद कर सकते हो, जो हमने भूगोल पढ़ा, अभी भूगोल में हमने सप्त सैंधव प्रदेश पढ़ा। तो यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश में क्या है, पहाड़ हैं। जैसे हम हिमालय की बात कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी नहीं है। उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो कृषि कहाँ से होगी यार। तो वहाँ पर क्या होगी, पशु को ही अपनी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था वो है भरण पोषण की अर्थव्यवस्था। यहाँ पर ये लोग अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन करने की बात कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो कृषि है वो जो क्षेत्र है जहाँ पर भूमि है वो उपजाऊ है ही नहीं। तो ये अतिरिक्त मात्रा में कहाँ से उत्पादन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो इनका कृषि प्रमुख पेशा बन गया है। अब ये लोग गंगा यमुना के दोआब में आने लगे हैं। तो गंगा यमुना का दोआब है, वहाँ पर तो क्या है भाई, अच्छी खासी मात्रा में मिट्टी है, वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी है। तो जब उपजाऊ मिट्टी है, कृषि का उत्पादन बढ़ने लगेगा। जब कृषि का उत्पादन बढ़ने लगेगा तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लगेंगे और टैक्स देने लगेंगे। जब टैक्स देने लगेंगे, अभी हमने देखा था कि जो राजा है वो अपनी सेना रख गया है। जब टैक्स देने लगोगे तभी तो सेना रखोगे। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा राजा के पास, तो लोगों को देने के लिए पैसा आ गया इनके पास। अब ये कृषि जो प्रमुख पेशा बना, ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है लोहे का ज्ञान। लोहे के जो हथियार हैं, लोहे के जो औजार हैं, उनसे खेतों की जुताई होने लगी। खेत जब जुतने लगे तो उपजाऊ होने लगे। जब गहरी जुताई होगी खेतों में तो उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और इनकी जो फसल है यव है, यव जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसको जौ बोला जाता है। अगर हम व्रीहि की बात करेंगे तो चावल आ गया, अगर गोधूम की बात करेंगे तो ये गेहूँ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इनके प्रमुख फसल हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कृषि है वो प्रमुख पेशा है, तो यहाँ पर फसलें भी सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाएंगी। तो ये इस प्रकार से इनका आर्थिक जीवन होता है। अब हम चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बचे हैं जो कि अभी तक का एक कंपाइल करके मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा बाकी हमारा जो ऋग्वेद काल था, उत्तर वैदिक काल था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद हम कुछ और टॉपिक लाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ आपसे पूछ लिया जाता है। कैसे? सीता, ये जो सीता है इसका प्रयोग किस लिए किया गया है, मतलब ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हल से बनी नालियाँ। जब गहरी जुताई होगी तो उसमें हम देखते हैं, जब पहाड़ों में हमने खेतों में आप लोगों ने हल से जोता होगा खेत, तो वहाँ पर बीच में नालियाँ बन जाती हैं, तो इन नालियों को क्या कहा गया? सीता कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगर अनाज की बात करेंगे तो धान्य शब्द, धान्य शब्द यहाँ पर अनाज के लिए प्रयुक्त किया गया है। गाय के लिए अघन्या, मैंने पहले कह दिया आपको कि गाय के लिए अघन्या। देखो ये युद्ध करते थे गाय के लिए, मैंने कहा कि गाय के लिए ये युद्ध करते थे, तो इसलिए इस शब्द को इन्होंने गविष्टि का नाम दिया, गविष्टि का नाम दिया युद्ध को। ये अमाजु क्या है फिर? यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनका विवाह नहीं होता था, जो अविवाहित महिलाएं हैं, उनको अमाजु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अब ऋग्वेद में देखो एक नदी है सरस्वती नदी, इसको सबसे पवित्र नदी बताया गया है। आप लोग बहुत से बच्चे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में वहाँ पर आ गया गंगा यमुना, और गंगा यमुना के बाद सिंधु नदी, तो सबसे पवित्र नदी वर्तमान की दृष्टि से तो गंगा है, लेकिन आप गंगा टिक करके आ जाओगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करोगे? सरस्वती नदी है जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसके अन्य नाम क्या है? नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। याद कर लो यार, आपके पर्यायवाची में भी काम आ जाएंगे कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंदी का भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, इनके अन्य नाम है सरस्वती के। इसके अलावा देखो ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख हो रखा है। हमने कहा ना कि जो ऋग्वेदिक काल है वो सप्त सैंधव वाले प्रदेश में है, तो सप्त सैंधव में तो सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, तो गंगा नदी तो वहाँ पर आई नहीं। अब ऋग्वेदिक काल में हम बात कर रहे थे किसकी? ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद में गंगा के बारे में ये लोग जानते ही नहीं थे, तो इसका उल्लेख कहाँ से करेंगे? तो इसलिए इन्होंने गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख कर रखा है और यमुना का 3 बार उल्लेख कर रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम एक आध और चीज़ देखें, जैसे कि सोमरस है। ये सोमरस का मतलब क्या है? ये जो आर्य थे इनका मुख्य पेय था, ये इनका क्या था? मुख्य पेय था। इसी प्रकार इनका जो प्रिय पशु था उत्तर वैदिक काल की, तो ये है घोड़ा। उत्तर वैदिक काल में क्या है? घोड़ा हो गया है अब। तो इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो जो होती है वो होती है कंप्लीट। तो आप लोगों को थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना। अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं PDF डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।